गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड सी 302 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर बताने जा रहा हूँ। इस पहले लेक्चर के अंदर अपन कुछ बेसिक बातें करेंगे जो स्टील डिजाइन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं वो बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरल स्टील। बेसिकली सबसे पहला चीज है कि स्टील क्या है। देखिए, कोई भी हमारा आयरन ओर मतलब Fe, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटाइट से, हेमेटाइट से, किसी भी उससे हम आयरन की जो फॉर्म अचीव करते हैं, उस आयरन के अंदर कुछ सर्टेन मिनरल्स ऐड करते हैं, लाइक कार्बन, मैग्नीज, कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं। इन सब के एडिशन से, ये एडिशन जो हम करते हैं, ये एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ पाने के लिए या एक जो भी हम उसकी जिस तरह की प्रॉपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं वैसा करने के लिए मिलाते हैं। और उससे उस आयरन की जो फॉर्म चेंज होकर के नई फॉर्म बनती है, इन सब के एडिशन से, कार्बन, मैग्नीज या अदर एलिमेंट्स जो हैं उनके एडिशन से, जो ये रॉ आयरन है, ये आयरन जिस फॉर्म में बदल जाता है, उस बदली हुई फॉर्म को हम स्टील कहते हैं। और अगर ये स्टील हम स्ट्रक्चरल यूज के लिए काम में ले रहे हैं, यानी हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस स्टील से, तो ऐसा स्टील स्ट्रक्चरल स्टील कहलाता है। इस स्ट्रक्चरल स्टील में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। देखिए, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, अच्छा, ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली ये वो स्ट्रेंथ है जिस स्ट्रेंथ यानी जिस स्ट्रेस के बाद जाकर के ये स्टील यील्ड होना, यील्ड बोले तो खिंचना शुरू हो जाता है। और खिंचने, अब आप कहेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पर जाकर के या जिस स्ट्रेस पर जाकर के ये खिंचना शुरू हो जाता है वहां फेलियर हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है उसको फेलियर इसलिए मानना पड़ता है हमें क्योंकि जहां पर जाकर के ये तेजी से खिंचना शुरू होता है वहां पर स्टील में इतनी ज्यादा जो है अपना स्ट्रेन डेवलप हो जाती है कि अगर मैं रियल स्ट्रक्चर में देखूं तो उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगा। और वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन मतलब अपने आप में फेलियर है, क्योंकि हम एक सर्टेन लिमिट, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो देखिए, कार्बन और मैग्नीज ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। वास्तविकता ये है साहब कि अगर कार्बन का परसेंटेज हम 0.2, ये नॉर्मली 0.25% से कम होता है, मैग्नीज 1.5% से कम होता है, लेकिन जितना जैसे जैसे हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं या मैग्नीज की परसेंटेज बढ़ाते हैं तो नतीजा ये होता है कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यील्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, मगर साथ के साथ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, वो ये है कि जो स्टील है उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, यानी उसकी ब्रिटलनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जो ये स्टील होता है, उस स्टील में हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी दो चाहिए होती है उसमें से एक तो मिल जाती है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी हम लूज कर जाते हैं, क्या? डक्टिलिटी। तो हमें इसको हमेशा ऐसा बनाना होता है कि जिसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज और मैग्नीज का परसेंटेज एक डिजायर्ड लिमिट में रहे, लेकिन डक्टिलिटी भी अचीव करें और यील्ड स्ट्रेंथ हायर साइड में अचीव करें। इसके लिए टीएमटी, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड जो बार्स होती है या थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड जो स्टील होता है, ये बड़े काम का होता है। ये एक्चुअली क्या है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जब हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं तो उस स्टील के प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो लोहा बनता है, यानी स्टील बनता है, उस स्टील को जब वो बिल्कुल रेड हॉट होता है तो अचानक उसे हम पानी के चैम्बर में से गुजार देते हैं। उस पानी के चैम्बर में से गुजारने पर क्या होता है कि जो स्टील का बाहरी खोल होता है, उस स्टील का बाहरी खोल तो तेजी से ठंडा हो जाता है, लेकिन जो उसका इनर कोर होता है वो बहुत तेजी से ठंडा नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब वो बाहर वाला जो खोल है वो हमारा तेजी से ठंडा होता है तो ये खोल यानी स्टील के, स्ट्रक्चरल स्टील का जो आउटर पार्ट होता है वो तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी, क्योंकि अगर ये हार्ड नहीं होगा, ये सॉफ्ट होगा स्टील का पार्ट, तो कोई भी मटेरियल गिरा, कोई भी डेंट लगा तो ये टूट सकता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या चाहते हैं कि बाहरी खोल तो स्टील का स्ट्रॉन्ग रहे लेकिन अंदर का खोल सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट रहने से धीरे धीरे जब वो कूल होता है तो सॉफ्ट बनता है। वो सॉफ्ट रहने का फायदा ये होता है कि डक्टिलिटी मिल जाती है। तो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड का मतलब यही है कि हम किसी भी स्टील को बहुत तेजी से पानी के अंदर ठंडा करते हैं और उसमें उससे जो हमारे को स्टील मिलता है उस स्टील की प्रॉपर्टीज
नॉर्मल स्टील से बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए हम आजकल जो बार्स यूज करते हैं वो टीएमटी बार्स यूज करते हैं नॉर्मली अपने कंस्ट्रक्शन में, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। आपको जब आप स्टील के अंदर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी कि Fe410 या आपको Fe540 प्रोवाइड किया गया। तो ये Fe410 में Fe क्या है? Fe मतलब आयरन, और 410 जो इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस आयरन, या Fe540 दिस इज नॉट यील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टील। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कि ये वो स्ट्रेंथ है जो कि फेलियर से पहले ये स्टील अचीव करेगा। ऐसे ही ये, और ये 540 या 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये एमपीए के अंदर होती है। हमारे पास जो भी अब हम आगे स्टील डिजाइन पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि इस स्टील डिजाइन के अंदर हम कुछ स्टील के सेक्शंस इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस हैं उसमें जो नॉर्मल सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन है बीम सेक्शन, दूसरा चैनल सेक्शन, तीसरा एंगल सेक्शन और चौथा हमारा टी सेक्शन। इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि आपके काम के ये 3 सेक्शंस सबसे ज्यादा होते हैं। ये टी सेक्शन हमारे बहुत कम काम होता है। ये टी सेक्शन नॉर्मली रेलवे के अंदर काम में लेते हैं, तो ये हमारे बहुत कम काम आता है। जो सबसे ज्यादा काम आता है वो बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन। देखिए, जो बीम सेक्शन होता है इसका जो एक स्टील टेबल आपके पास होती है, उस स्टील टेबल का कोड मुझे अभी याद नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस स्टील टेबल का जो कोड होता है उस कोड के अंदर, उस कोड के स्टील टेबल के उस कोड के अंदर आपको स्टील टेबल्स की अंदर ये सारे सेक्शंस डिफाइंड है। इन सारे सेक्शंस में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जैसे बीम सेक्शन है इसमें आपको ISJB इंडियन स्टैंडर्ड, JB का मतलब जूनियर बीम सेक्शन, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड MB का मतलब मीडियम बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम सेक्शन, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन। याद रखिएगा साहब, ये जो ISHB सेक्शन है ये हम जो आपने बिजली के खंभे देखे होंगे उनके अंदर कई बार हम इस तरह के सेक्शंस यूज करते हैं। इस सेक्शन जो आई सेक्शन हम यूज करते हैं, ये आई की शेप का होता है इसलिए इसको आई सेक्शन बोलते हैं या बीम सेक्शन बोलते हैं। ये आपने जो खड़े हुए देखे होंगे ये ISHB सेक्शन होते हैं, और एक ISSC होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। ये जो हम बड़े बड़े ट्रसेस बनाते हैं उसमें अगर कहीं हमें आई सेक्शन इस्तेमाल करना है तो उसे हम स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन बोलते हैं। अब ये जो मैंने सारे के सारे नंबर लिखे, ये आपको स्टील टेबल में कोई भी एक इसके साथ कोई भी एक वैल्यू लिखी हुई मिलेगी। फॉर एग्जांपल ISJB 200, ये ISJB 200 का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन, और 200 का मतलब है दिस 200 इज नथिंग but this 200 is the overall depth, यानी 200 mm is the overall depth of this section। और ये जो ओवरऑल डेप्थ सेक्शन की है ये यहां से डिफाइन होती है। इसके बाद जो पैरामीटर्स और दूसरे हैं ये हमारी फ्लेंज कहलाती है। दिस इज आवर फ्लेंज पार्ट, अपर एंड लोअर। और ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये हमारा वेब पोर्शन कहलाता है इसका। तो इनकी थिकनेसेस डिफाइंड है स्टील टेबल के अंदर। सबसे पहले आपको जो भी सेक्शन देखना है, तो अब सवाल एक उठता है यहाँ पर, मैं ये बड़ा मजेदार बात है कि इतने सारे सेक्शंस बनाने की स्टील टेबल में आखिर जरूरत क्या पड़ी। देखिए, हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये बात का विषय है। अगर सपोज करिए कि हमारे को एक इतने डेप्थ का सेक्शन चाहिए, 200 डेप्थ का सेक्शन चाहिए। अब मेरे पास 200 डेप्थ के अंदर ISJB भी अवेलेबल है, ISLB भी अवेलेबल है, ISMB भी अवेलेबल है, ISWB भी अवेलेबल है। तो सवाल उठता है कि सर कौन सा सेक्शन चूज करूं। तो इसके लिए हम बेसिकली ये जो ISJB, LB, MB, ये एक्चुअली जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे इस सेक्शन का वेट बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ता जाएगा का मतलब क्या है वो समझ लीजिए साहब। डेप्थ तो 200 mm ही रहेगी, वो सारे सेक्शंस की ISJB 200 भी 200 टोटल ओवरऑल डेप्थ रहेगी। लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे इन सेक्शंस में फ्लेंज की मोटाई बढ़ जाएगी, वेब की मोटाई बढ़ जाएगी। तो साहब स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन साथ के साथ जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ 200 mm डेप्थ से चलता है तो सबसे पहले मैं कौन सा सेक्शन चूज करूं? ISJB से चूज करूं। आप कहेंगे क्यों? मैं इसलिए चूज करूंगा क्योंकि अगर मेरा कम से, देखिए
कीमत सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में। अगर कीमत के हिसाब से देखूंगा तो जो सबसे हल्का सेक्शन होगा वो मुझे चूज करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले चूज करूंगा ISJB। यदि मुझे ISJB के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं जो मुझे चाहिए, तब फिर मैं ISLB की तरफ जाऊंगा, और अगर फिर ISJB या LB दोनों में नहीं मिलती है तो फिर मैं ISMB की तरफ जाऊंगा। याद रहे कि अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मुझे सिर्फ 200 डेप्थ चाहिए और ISJB से मेरा काम चल सकता है, तो मैं हमेशा वो सेक्शन चूज करूंगा जो कि सबसे हल्का होगा वजन में। क्यों? क्योंकि कीमत से ही हमारी इंजीनियरिंग तय होती। ठीक इसी तरीके से अगर मैं चैनल सेक्शंस की बात करूं तो इस शेप को चैनल शेप कहते हैं। यहां पर मैं एक खास बात और बताना चाहता हूं कि इनको रोल्ड स्टील सेक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एजेस को आप देखेंगे तो इनकी एजेस मैंने शार्प नहीं दिखाई। मैंने साहब इस तरीके का नहीं दिखाया आपको सेक्शन, मैंने ये शार्प नहीं दिखाया, मैंने आपको ये रोल्ड दिखाया है, क्योंकि ये सेक्शन जब हम फैक्ट्री में बनाते हैं तो इसी तरीके से रोल्ड होते हैं, इसीलिए इनकी किसी की भी एज मैंने आपको शार्प नहीं दिखाई। और ये सारी की सारी जो एजेस हैं ये सब रोल्ड होती हैं। चैनल की शेप इस तरीके की होती है। इसको भी ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन। और फिर वही चीज जैसे मैंने यहां आपको बताया वैसे वैसे जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ूंगा वैसे वैसे सेम डेप्थ के चैनल का वजन बढ़ता जाएगा। और मैं अगर चूज करूंगा तो सबसे पहले मैं सबसे हल्का चैनल सेक्शन चूज करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे चैनल्स पे जाऊंगा। इसमें भी वही चीज है। फॉर एग्जांपल मैं ISJC 100 की बात करूं तो 100 क्या है? 100 इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। यहां से यहां तक की ये जो 100 है ये यहां से यहां तक की ओवरऑल डेप्थ है। ये इसके अंदर फ्लेंज है, कहां से कहां तक? ये सारी की सारी फ्लेंज है आपकी, ये दो ऊपर और नीचे दोनों वाली, और ये पूरा का पूरा वेब पोर्शन है आपका। ये डिफाइन करने का एक तरीका, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक इसी तरीके से एंगल सेक्शन इस तरीके का होता है। इसके अंदर ये फ्लेंज और वेब का कोई चक्कर नहीं साहब। इसको फ्लेंज मान लीजिए तो ये वेब हो जाती है, ये फ्लेंज मान लीजिए तो ये वेब हो जाती है। इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन से डिफाइन करते हैं। यहां दो तरह के सेक्शंस होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शंस में हमारे पास। एक होते हैं इक्वल एंगल सेक्शंस और एक होते हैं अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वल और अनइक्वल एंगल सेक्शंस क्या हैं। देखिए, जब भी कभी किसी एंगल सेक्शंस में ये दोनों की दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो ऐसा सेक्शन इक्वल एंगल सेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ISA 50-50 इंटू 4 इंटू 4। 50-50 4 का मतलब है 50 ये और 4 mm इसकी मोटाई। गॉट इट? अगर मैं इसी को ऐसे लिखता इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 50-60-5, इसका मतलब एक साइड इसकी 50 है और दूसरी साइड इसकी 60 है और 5 इसकी मोटाई है। मोटाई सेम रहेगी, केवल और केवल एंगल के जो साइड्स हैं उनकी लेंथ बदल जाएगी। तो ये हमारे पास, और ये टी सेक्शन है। टी सेक्शन का भी वही है कि अगर ओवरऑल डेप्थ हम डिफाइन करते हैं टी सेक्शन में तो ये टी सेक्शन इस तरीके से ओवरऑल डेप्थ होती है। ये हमारे कम काम आता है, इसलिए मेजर फोकस मेरा इन तीन के ऊपर है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल स्टील्स हमको यूज करना है और इनमें इन नॉमेनक्लेचर यानी इनकी जो डेफिनेशन है इनका क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच।